एक दो बातें डिस्कस करनी है, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपका डेटा मिसिंग होगा, हाँ जी, जब भी आपका डेटा मिसिंग होगा, सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी पढ़ रहे हैं, जब भी आपका डेटा मिसिंग होगा तो मिसिंग डेटा हम कैसे कंप्लीट करेंगे। एक दो बातें, हमें ये तो पता है कि हमें क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है बिजनेस की। हमें ये भी पता है सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए होती है, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें नेसेसरी हैं, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो मिसिंग डाटा ये तीन चीज़ें होती हैं। अब आपने इस डाटे को अगर कंप्लीट करना है तो कंप्लीशन में कई दफ़ा वो आपको सीधा सीधा डाटा दे देगा और कई दफ़ा वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। आंसर से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके आपको जाना पड़ेगा। मतलब अगर वो आपको सीएम रेशियो का आंसर दे दे, अगर वो आपको सीएम रेशियो का आंसर दे दे, सीएम रेशियो का आंसर दे दे, तो इसका मतलब होता है सीएम रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, या तो सेल प्राइस दी होगी तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और अगर वेरिएबल कॉस्ट दी होगी तो सेल प्राइस। इसका मतलब है हम क्या फाइंड कर सकते हैं मिसिंग डेटे में से, क्या फाइंड कर सकते हैं इसको यूज करके। या तो सेल प्राइस पर यूनिट आ सकती है जो कि मोस्टली आती है, या इसको यूज करके वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इस फॉर्मूले को बैक सॉल्व करेंगे तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ब्रेक इवन सेल यूनिट्स का आंसर दे गया, अगर वो आपको क्वेश्चन में किस चीज का आंसर दे चुका है ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, तो हमें पता है ब्रेक इवन सेल यूनिट्स के पीछे टोटल फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट जीरो होता है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस फॉर्मूले को बैक सॉल्व करके टोटल फिक्स कॉस्ट आ सकती है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ सकता है, ज्यादातर ये आती है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ सकता है तो फिर उसका मतलब है आगे ये चेन चलेगी, सेल प्राइस पर यूनिट आ सकती है या वेरिएबल, तो वो ये दे देगा और वेरिएबल कॉस्ट मिस कर जाए पर यूनिट, तो आप ब्रेक इवन से पहले यहाँ पर आएंगे, फिक्स दी होगी, फिर कंट्रीब्यूशन से फिर यहाँ तक आएंगे, या कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो फिर फिक्स। ज़्यादातर वैसे वो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करवाता है। सिमिलरली अगर वो आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू का जवाब दे जाए, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का जवाब दे दे, तो फिर भी आप समझ जाएं या आप टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं या सीएम रेशो निकाल सकते हैं। और अगर सीएम रेशो आ सकती है तो ऊपर मैंने बताया है या सेल प्राइस फाइंड आउट हो सकती है या वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट हो सकती है, तो ये चेन सी बन जाती है। अगर ये मालूम करना होगा फिर ये दिया होगा, अगर ये दिया होगा फिर ये नहीं दिया होगा, ये भी, इनमें से भी कोई एक चीज दी होगी, एक मिसिंग होगी। तो आपको क्या चीज गिवन है और उसकी बेस पे क्या निकल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये गिवन है और इसकी बेस पर मिसिंग डाटा हो सकता है, फिक्स कॉस्ट नहीं, पूरे सवाल में ढूंढोगे नहीं मिलेगी। और उसने ब्रेक इवन का जवाब दिया हुआ है पुराना ब्रेक इवन, तो पुराने डाटे से पुरानी चीजें मुकम्मल होंगी, नए डाटे से वो फिर उसको ही चेंज करेंगे, टोटल फिक्स हो जो पुरानी। इसी तरह वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का आंसर दे जाता है कई दफा क्वेश्चन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो होती है वो निकलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर अगर रेशियो में दे दे तो वो होती है बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर सेल यूनिट्स भी ले सकते हैं, पीस भी ले सकते हैं, तो या तो बजटेड सेल यूनिट्स निकलेंगे
मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ज्यादातर क्या निकलेंगे, या तो बजटेड सेल यूनिट्स निकलेंगे या ब्रेक इवन सेल यूनिट्स या रुपीस, जो भी ज्यादातर इससे वैसे ब्रेक इवन सेल निकलती है ज्यादातर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन निकल आई हुई है तो फिर इस फॉर्मूले में डेटा प्लग इन करके बजटेड सेल आएगी। अगर आपके पास ब्रेक इवन सेल आ जाए तो इसका मतलब है फिर आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट या सीएम रेशियो डिपेंडिंग अपॉन ये सेल यूनिट्स लिए कि रेवेन्यू लिया हुआ है। तो ये आई कैप ये चेन बनाता है। पता नहीं आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, कि वो ये चेन में क्या चीजें देगा और क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं आप। अच्छा जी, कल जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था वो पुराने डिजाइन वाला और नए डिजाइन वाला, वो शूज वाला था। हमने कल उस क्वेश्चन का डेटा मुकम्मल किया था। क्या डेटा मुकम्मल किया था, मेरा ख्याल है अभी आते हैं और भी बातें बतानी है, जानबूझ के उस पर ला रहा हूं क्योंकि उसमें ये यूज होना है। उसमें जवाब दिया हुआ था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए कंपनी। अब कल मैंने जो सवाल करवाया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो 19, हम कर रहे थे जल्दी जल्दी में, मैंने बस जाती दफा आपको कहा था खुद पूरी करो, पता नहीं मटेरियल थी। तो इस सवाल में सेल प्राइस पर यूनिट आपने निकाली हुई थी, पुराने डिजाइन की मेरा ख्याल है 3000 रुपए पर यूनिट थी, और न्यू डिजाइन की हमने निकाली थी 10% बढ़ाकर, मेरा ख्याल है 30 पर यूनिट। मुझे पर यूनिट पे चाहिए सेल प्राइस, तो पर यूनिट लेके उसको चेंज करें। इसके बाद मेरा ख्याल है टोटल फिक्स कॉस्ट पिछली दफा तो 45 मिलियन थी शायद, और अगली दफा 61.5 मिलियन है शायद, यही निकाली थी। वेरिएबल कॉस्ट जब हमने निकाली थी पर यूनिट पे, टोटल नहीं, तो मटेरियल कॉस्ट थी, लेबर कॉस्ट थी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, ये नहीं दिए हुए थे। उसने 60% ऑफ सेल कहा था पिछले साल की, तो मैं सेल का मतलब सेल प्राइस पर यूनिट ही लूंगा क्योंकि मुझे ये पर यूनिट पे चाहिए। फिर इसको हमने ब्रेक किया था 720 रुपीस और 630 था 4। फिर हमने इसको चेंज किया था, 2 वेस्टेज रेट थे 10% से 5%। तो ये इनपुट दी होती है जब 2 वेस्टेज रेट हो, तो इनपुट से पहले पुरानी आउटपुट पे आए थे, 90% लिया था ताकि पुरानी आउटपुट आ जाए, फिर डिवाइडेड बाय नई वो जो परसेंटेज थी वो लेके, तो 682.105 या 11, ये हमने 5% मेरा ख्याल है कम की थी शायद, क्या आई थी 598.5, और ये हमने शायद बढ़ाई थी 6% 4। ये जमा कर लें तो अगले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, कितनी थी, ओ खोलो सवाल जवान, बताते जाओ क्या रकम निकाली थी ये तीनों जमा करके 6117। उसके बाद इसमें वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो पिछले दफा तो 15% ऑफ सेल थी, लेकिन अगली दफा वो 15% क्यों नहीं रहनी। याद रखना ये जो परसेंट, टाइम पे आ करो यार, ये जो परसेंटेजेस होती हैं ये चेंज हो जाती हैं अगर वो बेस चेंज हो जाए। 3000 रुपए वाली प्राइस अगर 3300 की हो गई है ना, तो ये 15 नहीं रहना। मैं करके दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पर 100 रुपए है, 100 रुपए पे कोई चीज 15% निकालो, मिसाल दे रहा हूँ, 15 रुपए आ गई और ये 85 रुपए आ गई। अगर मैं 100 रुपए को 10% बढ़ा दूं 110, इसको नहीं चेंज करा, ये 85 अगर रहेगी, तो अब आप इसमें से माइनस करो, 10 में से 5 5 25। अब ये 25 को तकसीम 110 करोगे तो नया रेट 15% नहीं आना, नया रेट चेंज हो जाएगा। कितना आता है 22.7 समथिंग, या जो भी परसेंट है। एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जिसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर प्राइस बेस करिए, अगर वो फिगर ही चेंज हो जाए तो परसेंटेजेस मेंटेन नहीं रह पाती, परसेंटेजेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसीलिए आपको क्या करना होता है, आपने वो
बेस फिगर के चेंज होने के बाद वो परसेंटेज को कांस्टेंट नहीं रखना, परसेंटेज चेंज हो जाती है, तो वो नई फिगर का आएगा। यानी ये 100 रुपए का जो 15% था, अब ये 110 रुपए का 15% जब होगा तो वो तो कुछ और रकम निकल रही है। समझ आ रही है आपको? तो वो 110 का 15% करेंगे और ये रकम टैली नहीं करेगी, तो ये परसेंटेजेस चेंज हो जाती हैं। 15% निकल आई, अब पुरानी रकम निकाल के परसेंटेज भूल जाते होते हैं। रकम आ गई तो बस ठीक है, इस रकम को इंक्रीज डिक्रीज जो बताएगा वो बतानी है आपने। तो कितनी इंक्रीज कहा था उसको? 2%। जी, परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर रहा, अमाउंट को कर रहा है, तो अमाउंट पुरानी निकालनी पड़ेगी। जी 9। आगे और कोई कमीशन वगैरह थी? पहले नहीं होती थी, अब 1% ऑफ सेल है तो 33 रुपीज। ये टोटल किया, ये थी 2250 रुपए की पूरी वेरिएबल कॉस्ट, और ये 0.61। हमने डेटा पूरा कर लिया। हमने क्या पूरा कर लिया? अब उसने सवाल में बजटेड प्रोडक्शन मांगी हुई थी। क्या मांगी हुई थी? हमने पूरे सवाल में सिर्फ अभी 2 चीजें छोड़ी हुई हैं। एक, इन्वेंट्री का जिक्र है। वो कहता है कंपनी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मेंटेन करती है इक्वल टू 1 मंथ सेल, लिखा हुआ है सवाल में कहीं पे। तो इससे इन्वेंट्री के यूनिट्स निकल आएंगे, कितने आएंगे अभी नहीं पता। दूसरी चीज जो हमने सवाल में छोड़ी हुई है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का जवाब है। ये सीवीपी की चीज है, इन्वेंट्री सीवीपी का पार्ट नहीं होती, मैंने कहा था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का क्या जवाब है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का जवाब कितना कंपनी मेंटेन करना चाह रही है। इसका मतलब है या तो इधर से बजटेड सेल यूनिट्स निकलेंगे, या इधर से क्या निकलेंगे? ब्रेक इवन सेल यूनिट्स। या ये निकलेंगे या ये निकलेंगे। ये तभी निकलेंगे जब इनका अपना डाटा मौजूद ना हो। इनका अपना तरीकाकार क्या होता है? ब्रेक इवन सेल यूनिट्स का टोटल फिक्स कॉस्ट नए डिजाइन की डिवाइडेड बाय, ये कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं देखूंगा जो मैंने डाटा पूरा किया था, क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास नए डिजाइन की मौजूद है? इसका मतलब है ये सेल प्राइस नए डिजाइन की मौजूद है, इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर आ सकता है। नए डिजाइन की फिक्स कॉस्ट मौजूद है, डाटा पूरा किया हुआ है। ये हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल क्या है। अच्छा, अगर ये हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब है ये भी आ सकता है। अगर ये आ सकता है और ये जवाब है, तो इसका मतलब है मैं नए डिजाइन के बजटेड सेल यूनिट्स निकाल सकता हूं। बजटेड सेल यूनिट्स क्यों? यूनिट्स क्यों? क्योंकि यहां पे भी ब्रेक इवन सेल। अगर कोई बच्चा, सुन ले, अगर कोई बच्चा कहता नहीं ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू है, तो वो रेवेन्यू लेके भी चल सकता है। फिर उसको ये सारा रिलेशनशिप कैसे बनाना पड़ेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जवाब 25% है, बजटेड सेल रेवेन्यू होती है रुपीज में, और दूसरी क्या होती है? ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू कैसे आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर सीएम रेशियो कैसे आती है? कोई मसला नहीं। मैंने यूनिट्स क्यों पकड़े हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट में प्रोडक्शन पूछी है और प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है। प्रोडक्शन किस में होती है? अगर आपके पास सेल यूनिट्स आ जाएं तो प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचना कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें सीवीपी सेल यूनिट्स तक लाएगा बस, बाकी कॉस्ट का नॉर्मल नॉलेज इस्तेमाल होगा, सीवीपी इस्तेमाल नहीं होना। तो यहां तक आप आएंगे। जब आपके पास ये आ जाएगा ना सेल यूनिट्स, फिर आप अपना वो फॉर्मूला लगा देंगे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो यहां सेल यूनिट्स पुट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक पुट करेंगे 1 मंथ ऑफ सेल के बराबर। नए डिजाइन का ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, नए डिजाइन का ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पिछले पीरियड में चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। पुराने डिजाइन का होगा, पुराने किस लिए तो सवाल ही नहीं हम हल कर रहे। नए डिजाइन का कोई ओपनिंग नहीं होगा क्योंकि इसका पहला साल है। तो ये चीज मालूम करनी है। ये फॉर्मूला सीवीपी का नहीं है, ये कॉस्ट का जर्नल फॉर्मूला है। अगर आपके पास सेल यूनिट्स आ जाएं और इन्वेंट्री का कोई जिक्र आ जाए तो प्रोडक्शन यूनिट निकालना कोई मुश्किल नहीं। सीवीपी खत्म कहां हो गया?
जब आपने ये बजटेड सेल यूनिट निकाल लिए, यहां सीवीपी खत्म है, सीवीपी की प्लानिंग खत्म। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले कल डाटा तो पूरा कर लिया आपने, अब मैं पहले क्या निकालूं? पहले सबसे पहले मैं ये डाटा तो मेरे पास है, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकालूं, फिर एमओएस वाले फॉर्मूले को रिवर्स करके बजटेड सेल तक आऊं, फिर बजटेड सेल पे ये फॉर्मूला लगा के प्रोडक्शन तक आऊं। करें, खुद करें, करो खुद करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? करो खुद करो, चलो जल्दी करो जल्दी। मुझे ये निकाल के दिखाओ बजटेड से ब्रेक इवन सेल यूनिट्स कितने हैं कल वाले सवाल में। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स 5857 यूनिट्स, 54 पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क होगा। 58571। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जीरो है, मैं नहीं लिख रहा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस है 3300 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट ये पूरी लेनी है 22249.61। तो कितने यूनिट्स आते हैं ब्रेक इवन के? 58550, या कुछ थोड़ा बहुत सबका फर्क होगा। फिर एमओएस का फॉर्मूला लिख के ये निकालो, बजटेड सेल 78066। तो ये लोगों ने जवाब देख के किया है, जवाब देख के किया कई लोगों ने, क्योंकि जवाब देख के फिर आप यहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर वो मैंने अगर बताया या पहले बताया होता तो आप कर सकते थे। अब आप करेंगे आइंदा से, जब भी किसी फॉर्मूले का जवाब दिया है तो उससे बैक आके डाटा पूरा करो। तो एक्चुअली ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जवाब निकालना होता है, उसने दिया हुआ है, ये मालूम डायरेक्ट नहीं होगा। पहले ये निकालो, करो अब आप खुद करो, मैं नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से पहले ये निकालेंगे आप, फिर ये निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगा के प्रोडक्शन निकाल लो, सवाल मुकम्मल। कल वाला 1 माह की सेल के बराबर रखते हैं मेरा ख्याल है स्टॉक, 1 माह की सेल के बराबर क्लोजिंग। वो कहते हैं ये आ रहा है, हर बच्चे का डिफरेंट लाओ, दिखाओ जरा, मैं खुद भी देख लूं मेरा क्या आंसर आ रहा है। 61.5 मिलियन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस है 3300 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 2249.61। मेरे पास जो ब्रेक इवन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 58550 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर है 58550 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। अब एमओएस के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये आ रहा है 780 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली, ये आ रहा है एमओएस के फॉर्मूले में, एमओएस रेशियो के ये आ रहा है जनाब। अब ये आ रहा है तो ये 78067 है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1 माह की सेल के बराबर है। ओपनिंग जीरो क्यों लेना है, नया डिजाइन है। तो अब इसको रीअरेंज कर लें, 78067 तकसीम 12, 1 माह की का है, 2 माह के बराबर इन्वेंट्री का है, 6506 या 5। तो प्रोडक्शन निकाल लेंगे 8473, ये यूनिट्स हैं जवाब में। प्रोडक्शन हमारा सीवीपी का काम नहीं है, ये उसने आपको तंग किया है। सीवीपी सेल्स की प्लानिंग है, यहां पे सीवीपी खत्म। जब आपने 7806 निकाला सीवीपी खत्म, ये भी सीवीपी है, फॉर्मूला है, ये भी सीवीपी को रिवर्स किया है मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से उल्टा जाके भी। इससे आगे सीवीपी नहीं है, क्योंकि सीवीपी कहता है सेल और प्रोडक्शन बराबर है। यहां तो उसने इन्वेंट्री दे दिया है, तो सीवीपी खत्म, अजम्पशन खत्म। अब आपने ये फॉर्मूला मजबूरन लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है कॉस्ट में। जब भी सेल यूनिट्स आपको आ जाएं, इन्वेंट्री का जिक्र आ जाए, तो यू कैन कैलकुलेट प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ जी, हो गया सवाल जी। अप्रोच सिर्फ पता हो तो बाकी कुछ नहीं। ये कल हमने इसका मेन पोर्शन कर लिया था। अभी भी 99% लोगों की ये गलत थी कल, ये मटेरियल की वेस्टेज सही एडजस्ट नहीं की थी, गलत तुके लगा लगा के करते हैं। आ जाए जनाब, नेक्स्ट आए। आगे एक और बात बतानी है, ये लिख लिया सबने जी, ये वाला जो था। बाकी ये तो कल वाले सवाल को कॉपी पेस्ट किया है। घर से करने के लिए कौन सा दिया था? 13 और 18।
18 नहीं अभी करेंगे, उसमें तो बाय प्रोडक्ट का जिक्र है, वो आपको दिया था सिर्फ खेलने के लिए, तो आपने खेल खुल लिया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कोई मसाइल हैं तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका डेटा आपने कंपाइल कर लिया जी। सेल प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, सेल प्राइस दी नहीं हुई सर, बस इतना बता दें सर, ये जो फिक्स कॉस्ट है 50,000 पर मंथ, इसका जो सर 20% का है कि हम एलोकेट करेंगे, ये हम इसमें लेंगे फिक्स कॉस्ट में जी। ये एडमिन वाला कौन सा होता है? 150,000 नहीं लेंगे मेरे ख्याल से, इसका 20% ही लेंगे, 170,000 को टोटल लेंगे, मेरे पास 170 लेंगे। अच्छा जी, उसे डेप्रिसिएशन का बता दीजिए। सेल प्राइस में मसला आया है। डेप्रिसिएशन का बता दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। ये ले ले पिक्चर। क्वेश्चन 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 के मसाइल करवाना नहीं, मैंने सिर्फ मसाइल बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप आए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेल प्राइस पर यूनिट नहीं दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं दी हुई, बल्कि पहले कंपाइल करेंगे, फिर सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से आएगी, फिर फिक्स कॉस्ट। अच्छा, तो अब आप सबसे पहले अगर इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंपाइल करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंपाइल करें, तो इसमें इंपोर्टेड मटेरियल लगता है 1.3 kg का, तो इंपोर्टेड मटेरियल की कॉस्ट 1.3 kg इंटू 750 रुपए, 975 रुपीज का मटेरियल ये लगेगा, प्लस इसमें लोकल मटेरियल, लोकल कितना लगता है? 0.5 kg, ये इनपुट है, तो इनटू कितना आता है? 150 रुपीज पर केजी, तो टोटल 75 पर यूनिट। इसका मतलब है पूरी प्रोडक्ट पे 1.8 kg लगता है, तो गलत है। उसने क्या है, प्रोडक्ट पे इसमें से 1.6 kg लगता है। 1.8 kg और 1.6 kg में जो फर्क है वो 0.2 kg का वो वेस्टेज है। जो ये ज्यादा वाले kg हैं ये फिर इनपुट होगी। अगर प्रोडक्ट पे 1.3 प्लस 0.5 करके 1.8 kg लग रहा है, और अगर कुछ ना कहो तो यही आउटपुट है, यही इनपुट है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट पे जो फिनिश यूनिट पे लग रहा है नेट, वो 1.6 kg का मटेरियल लग रहा है, तो बाकी 0.2 kg कहां गया? तो एक्चुअली ये 1.8 kg टोटल इनपुट दी हुई है, इसमें से 1.6 kg प्रोडक्ट पे लगता है और 0.2 kg जाया हो जाता है। 0.2 kg आपका लॉस हो जाता है या जाया हो जाता है, और इस 0.2 kg में से वो कहता है 5% ऑफ मटेरियल इनपुट, 5% ऑफ मटेरियल इनपुट ये है, वो हवा में बुखारात बन के उड़ जाता है। तो ये इसमें लॉस में जो इवेपोरेट होने का लॉस है 5% इंटू 1.8 kg, 0.09 kg, और जो इवेपोरेट हो गया वो स्क्रैप नहीं हो सकता, हवा में बुखारात बन के उड़ने वाला स्क्रैप नहीं हो सकता, बाकी स्क्रैप होगा। बाकी जो लॉस या वेस्ट बचा वो बनता है 0.11 kg। ठीक है जी, क्योंकि आपने पूरे 1.8 kg की कॉस्ट ली हुई है तो दोबारा कॉस्ट नहीं लेनी। हाँ, अगर आपका ये कबाड़िए को बिक जाए तो कुछ नुकसान की तलाफी होती है, वो स्क्रैप ऑफ लॉस जो जितना रिकवर हो रहा है वो लिख दें। उसने कहा जी 80 रुपए पर केजी पे डिस्पोज ऑफ करेंगे और 0.11 kg को 80 रुपए का। बेटा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है और ये इनकम नहीं है, बल्कि ये रिकवरी ऑफ लॉस है अप टू सम एक्सटेंट। 8.8 ये अब आपका मटेरियल कॉस्ट पूरी सही निकलेगी, ये अब आपका फाइनली मटेरियल ये निकलेगा।
उसके बाद जो भी आता है, कितना आता है 975, और ये जमा करके 8.8, 0.11 kg ने स्क्रैप होना है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, खुद उसने क्या भी दिया, रिमेनिंग वेस्ट ने स्क्रैप होना है, तो रिमेनिंग वेस्ट आपको निकालना था, इसका ना निकाल लीजिएगा 0.2 kg का 5%, इनपुट का 5% का था। आगे क्या है जी, लेबर, लेबर तो दी हुई है मेरा ख्याल है, लेबर कॉस्ट कितनी दी है पर यूनिट पे 600 रुपया। ये मटेरियल कितना आता है 975 जमा, ओ यार बताओ बैठे हो, 41.2, 1041.2, ये लेबर है, वेरिएबल एफओएच, बैठे हुए हैं आगे बेटा, जमा करो और बता दो, वेरिएबल टाइम बचाएं, आपने टाइम ज़ाया करना है तो ठीक है, फिर 200 रुपये पर आवर इंटू 3 घंटे, 2 घंटे 400 रुपये के हैं, 400 रुपये के वेरिएबल एफओएच। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एडमिन 359 रुपीज़ पर यूनिट, और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। इस सबको जमा करोगे 2400 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सेल प्राइस कहता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%, तो ले जी सेल प्राइस आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो अभी प्रॉफिट का है उसने, इसका 25%, 2400 रुपए प्लस 2400 रुपए का 25%, वेरिएबल कॉस्ट प्लस, जब भी कॉस्ट प्लस का हुआ है तो कॉस्ट का 25% ऐड करना होता है। ये पढ़ने का तरीका नहीं आता लोगों को, कॉस्ट प्लस 25% का मतलब 25% ऑफ द कॉस्ट ही लेकर ऐड करना है। तो बेटा अब इसमें कॉस्ट मौजूद थी, सेल प्राइस इसमें आएगी 3000 आती है, 3000 रुपए पर यूनिट की सेल प्राइस है। अब ये नई प्रोडक्ट है, कोई जो इदारा लाना चाह रहा है, कोई भी नई, ये सारा डाटा न्यू प्रोडक्ट का है, सारा डेटा किस प्रोडक्ट का है, और सीवीपी पूरे बिजनेस का नहीं करना, सिर्फ न्यू प्रोडक्ट का करना है। ये रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है। रिक्वायरमेंट में वो क्या कहता है, कंप्यूट द सेल क्वांटिटी एंड वैल्यू, वैल्यू का मतलब है सेल रेवेन्यू निकालना है, रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन इन पैट। नई प्रोडक्ट की वजह से जितना पैट में इंक्रीज है वो इंक्रीज प्रॉफिट दिया हुआ है, पूरी कंपनी का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, सिर्फ नई प्रोडक्ट से प्रॉफिट में जितना इजाफा होगा। तो आपने इस सवाल में सारा डाटा नए प्रोडक्ट का लेके चलना है। अगर आप इसमें बिजनेस का कोई और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का डाटा लेके चलेंगे या खिचड़ी पका देंगे तो गलत है। पूरे बिजनेस का कुछ और दिया ही नहीं हुआ, फिक्स कॉस्ट शायद कुछ दी हुई है एग्जिस्टिंग बिजनेस की, वो नहीं लेनी आपने। इस प्रोडक्ट की वजह से जो अगर कोई इंक्रीमेंटल या एडिशनल फिक्स कॉस्ट है वो लेनी है। तो क्वेश्चन में वो कहीं दी हुई है फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की 1.5 लाख रुपया पर मंथ है, लेकिन नई प्रोडक्ट के लाने की वजह से इंक्रीज होके फिक्स कॉस्ट कहां चली जाएगी 170। तो जो 20,000 रुपए इजाफा हुआ है वो पोर्शन नई प्रोडक्ट से रेलेवेंट है। ऑल्दो रेलेवेंट कॉस्टिंग सीवीपी में नहीं होती, लेकिन सवाल का डाटा आपको ये कह रहा है सिर्फ नई प्रोडक्ट की वजह से जो इंक्रीज आ रही है वो लेके चलो। तो आपने ना एक 50 लेना है ना एक 70 लेना है, बल्कि नई प्रोडक्ट की वजह से जो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 है पर मंथ, तो साल की बनेगी। और ये एलोकेटेड वाली तो लेनी नहीं, वो तो पूरे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है 20% वाली, कुछ नहीं करना। नहीं सॉरी वो कहता है मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रही है कि 20% ऑफ द फैसिलिटीज, नहीं फैसिलिटीज मतलब फैक्ट्री की सहूलियात में से 20% यूज होंगी, तो 20% की इस कॉस्ट का कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की डेप्रिसिएशन 10 मिलियन है और उस पे 10 मिलियन पे 10% 1 मिलियन इररेलेवेंट है, क्योंकि नई प्रोडक्ट के लिए करना है। तो नई प्रोडक्ट के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऊपर दिया हुआ है 3 बिलियन का या 3 मिलियन का, वो 3 मिलियन की वो कॉस्ट आपकी नई प्रोडक्ट से मुतलका है, तो 3 मिलियन का 10% ले सकते हैं, 10 मिलियन का नहीं, 13 मिलियन की नहीं। फिक्स कॉस्ट लेनी सारी न्यू प्रोडक्ट की है, मजबूरी है। इस सवाल में जो सीवीपी हो रहा है वो हो ही सिर्फ न्यू प्रोडक्ट का रहा है, पूरे बिजनेस का डाटा ही नहीं है। तो आप खिचड़ी क्यों पकाएं जब आपके पास डाटा ही नहीं है, और डाटा होता भी और वो रिक्वायरमेंट में कह देता सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की वजह से जितना इंक्रीज आ रहा है वो लेके चलो। तो अब आपने सारा इंक्रीज्ड डाटा लेके चलना है, जो रकम पुरानी थी उस पुरानी और नई का इंक्रीज निकाल लो। अगर कोई पुरानी रकम नहीं थी, सारी नई है, वो इंक्रीज्ड ही है। तो ये फर्क था इसमें, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड पोर्शन लेना था, प्रॉफिट का भी इंक्रीज्ड पोर्शन दिया हुआ है, और पैट नहीं लेना, पैट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करके लेना है। बाकी सवाल में कोई बात नहीं थी, ये बात ध्यान में रखें। ये पूरे बिजनेस का सीवीपी नहीं है, बल्कि पूरे बिजनेस ने कई प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट का डाटा आपको दिया है और आपसे क्या इसका ही सीवीपी करो, अब आप मजबूर हैं करने पे।
वैसे ऐसा होता नहीं होता, सीवीपी में पूरे बिजनेस का सीवीपी होता है, अकेली प्रोडक्ट का सीवीपी नहीं होता। ये सवाल ही गलत है आई कैप का, लेकिन सवाल का डाटा लेके हमने चलना है, हमने उसमें से कीड़े नहीं निकालने। आगे चलें जी, एक और बात, आगे 2-4 बातें और बतानी है, फिर आएंगे 17वें सवाल में। बाय प्रोडक्ट का एक पॉइंट है, बाय प्रोडक्ट का हमें नहीं पता क्या होती है, बताएंगे। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है आपके सवालों के जवाब हो गए हैं कि सेल प्राइस कैसे आएगी, फिक्स कैसे आएगी जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 उसका बी पॉइंट रहता था 12वें का, बॉटल्स वाला सवाल था, किया हो आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था सॉल्व करें ए पार्ट। इस क्वेश्चन में 60,000 बॉटल्स पे डाटा दिया हुआ था और 80,000 बॉटल्स पे डाटा दिया हुआ था। तो पहले तो आपको ये वेरीफाई करना था कि इसमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स है, कौन सी सेमी वेरिएबल है। तो मेरा ख्याल है इसमें मटेरियल जो था वो वेरिएबल कॉस्ट थी 20 रुपीज पर यूनिट पे, दोनों कॉलम में 20 रुपीज आता है मेरा ख्याल है। लेबर कॉस्ट इधर सेमी वेरिएबल थी, इस सवाल में लेबर सेमी वेरिएबल थी, 6 वेरिएबल थी, 6 है। अच्छा, और लेबर सेमी वेरिएबल कैसे पता चला? टोटल में भी चेंज हो रही है और अगर पर यूनिट निकालोगे तो पर यूनिट भी चेंज है। ये वेरिएबल थी और 6 पर यूनिट, ये वेरीफाई करना आपकी ड्यूटी है। लेबर सेमी वेरिएबल थी, इस पे हाई लो लगना है। लेबर के बाद एफओएच भी सेमी वेरिएबल थे, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस भी शायद इसमें सेमी वेरिएबल थे, वैसे एडमिन फिक्स होते हैं। ये पर यूनिट पे चेंज आएंगी फिगर्स, इन सब पे हाई लो अलग-अलग निकाल दो, ये सबको जमा करके इकट्ठा हाई लो लगा दो, तब भी काबिल कबूल है। तीनों पे हाई लो इकट्ठा भी लगा सकते हो जमा करके, बेहतर होता है वैसे अलहदा करें। क्यों? कई दफ़ा वो बाद में इन रकमों को चेंज कराता है कि जितनी वेरिएबल है वो इतनी बढ़ जाएगी, ये इतनी कम हो जाएगी, फिर ये अलहदा करना बनता है। इस सवाल में इकट्ठा भी जमा करो इनको तीनों को और इकट्ठे पे हाई लो लगा दो। तो उसके अलावा कमीशन भी है नीचे कहीं पे, 8% ऑफ सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस 16 रुपए है पर बोतल, जो मर्जी वॉल्यूम हो। और कमीशन कितनी है? कमीशन वेरिएबल कमीशन 8% है, तो क्या बनती है 16 रुपए का 1.28। अब आपने इस सवाल में वर्किंग की होगी तो आपने हाई लो लगा के ये वो जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट बिजनेस की निकाली होंगी वो 1,20,000 थी। 1 लाख किया हुआ आप लोगों ने सवाल। इसमें सेल प्राइस पर बोतल जो है, सेल प्राइस पर बोतल जो है वो 16 रुपए थी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन 11 रुपए थी। हाँ, कमीशन ऐड कर लें, नेट ऑफ कमीशन वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो 16 रुपए पे 8% करके 12.28। आपने इसका ए पार्ट जब सॉल्व किया था तो उसने ब्रेक इवन मांगा था यूनिट्स में और रुपीस में। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है 16 माइनस 12.28, कितने यूनिट्स आते थे? यूनिट्स 3,228 या 9 जितने भी हैं। उसके बाद उसने ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू पूछा था, 1,20,000 डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो निकालनी पड़ेगी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस 16। 516,129 अप्रोक्सीमेटली। करें जी बी पार्ट करें, अब आप खुद करें बी पार्ट, 10 मिनट है आपके पास, बी पार्ट करो। तो बी मैंने कहा था करेंगे, तो अभी करवाते हैं, पढ़ करो 5 मिनट 10 मिनट, नहीं हुआ तो पढ़ो दोबारा, बार बार नहीं हुआ। थोड़ी सी भी अक्ल इस्तेमाल करने पे ना आप नहीं है कि बस हलवा मिल जाए लिख के ले जाए, उधर पेपर में तो मैं नहीं होऊंगा ना, फिर आप खुद खपेंगे। तो खपो यहाँ पे को 5 मिनट कुछ नहीं होता, कराना है, इसी के लिए सवाल करवा रहा हूँ। मुझे भी पता है आपसे नहीं होना कईयों से, तो जब नहीं होना तो मैं करा दूंगा, पहले खुद थोड़ा सा तो स्ट्रगल करो,
हाँ जी, आए जरा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझें, वो क्या कह रहा है। वो कहता है, वो एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालो, जैसे ये आपने इधर निकाला था, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालो। लेकिन अब आपके तमाम कस्टमर को आप एक जितनी प्राइस पे चीजें नहीं बेच रहे, बॉटल्स। जो कस्टमर भी आपसे 20 या उससे ज्यादा बॉटल्स खरीद रहा है, बल्क क्वांटिटी कस्टमर खरीद रहा है, मतलब हम बेच रहे हैं। जो भी कस्टमर हमसे 20 या उससे ज्यादा बॉटल्स खरीद रहा है, तो हम उसको 16 रुपए की बॉटल नहीं बेचेंगे, हम उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे बॉटल बेचेंगे। अब डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। तो वो कहता है जी 20 या उससे ज्यादा बॉटल्स खरीदने वाले कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचेंगे, बाकी कस्टमर को नॉर्मल प्राइस पे बेचेंगे अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो नॉर्मल प्राइस थी 16 रुपए, डिस्काउंटेड सेल प्राइस क्या है? 14.4 रुपीस। अब उसने ये भी बता दिया है कि इतने परसेंट चीजें तुम्हारी डिस्काउंटेड प्राइस पे बिकेंगी, बोतलें, पता नहीं परसेंटेज दी हुई है, 20%। जितनी भी साल की सेल है, जितनी भी 60,000 बोतल को बेस बना के भी ये सोल्यूशन हो सकता है, 80,000 बोतल्स को भी सोल्यूशन बेस बना के हो सकता है, और अपनी तरफ से एज्यूम 100 बोतल्स लेके भी कर सकते हो। कई तरह से ये सोल्यूशन हो सकता है। आपकी ये बात ज़हन में रखना, आपकी 2 सेल प्राइसेस हैं इस इदारे में, एक है 16 रुपए, एक है 14.4। जब भी एक से ज्यादा प्राइसेस होंगी तो हमें अपने पूरे बिजनेस का सीवीपी करने के लिए एवरेज सेल प्राइस चाहिए। असल में हमें एवरेज सेल प्राइस चाहिए जो 16 रुपए का और 14.4 का नेट होके एवरेज होके निकले। तो अब आपके कई तरीकों से ये सवाल हो सकता है। तरीके क्या हैं? सबसे आसान तरीका क्या है? यही छाप रहा हूं, 1,20,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 16 नहीं लेनी, 16 की जगह कोई प्राइस आएगी, एवरेज सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 11 रुपए, और माइनस जो यहां प्राइस आएगी उसके ऊपर कमीशन लूंगा 8%। सेल प्राइस 16 नहीं आनी, 16 नहीं आनी क्योंकि वो आपकी 2 तरह की प्राइसेस हैं। तो अब आपको यहां पे एवरेज सेल प्राइस चाहिए पर यूनिट या पर बॉटल। एवरेज करने के अब कई तरीके हैं यहां पर। एक तो एवरेज ये वाली होती है 16 जमा दूसरी डिस्काउंट पे कितनी है, इस एवरेज को कहते हैं सिंपल एवरेज। कौन सी एवरेज? ये तब इस्तेमाल होती है जब आधी आधी चीजें बिकती होती, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे 50% चीजें बिकती और नॉन डिस्काउंटेड प्राइस पे 50% चीजें बिकती, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता था। क्योंकि सिंपल एवरेज के अंदर ये अजम्पशन होती है कि तमाम रकमें 50-50% या इक्वल वेट है उनका, ये एवरेज नहीं हो सकती। और कॉस्ट में तो ये नहीं होती, सीवीपी में कहीं हमारी कॉस्ट में ये वाली एवरेज नहीं चलती, क्योंकि जरूरी नहीं होता जितनी रकमें उन सबका 50-50 वेट हो। और यहां उसने कहा हुआ है डिस्काउंटेड चीजें बिक रही है मेरा ख्याल है 20% और बाकी। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं एवरेजिंग का? जब आपकी दोनों तरह की बॉटल्स आधी आधी बिकती। वो कहता 50% बॉटल नॉर्मल प्राइस पे बिक रही हैं, 50% बॉटल डिस्काउंटेड पे बिक रही हैं, तब ये फॉर्मूला लग सकता था। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल एवरेज। कौन सी एवरेज? इसके मध्य मुकाबिल होती है वेटेड एवरेज। क्या होती है? वेटेड एवरेज तब इस्तेमाल होती है जब हर रकम का अपना वेट हो, हर रकम का अपना वेट हो, जैसे प्रोबेबिलिटी में किया था। तो वो कैसे होगा? 16 की प्राइस इनटू, जैसे प्रोबेबिलिटी लेते थे कितने परसेंट, 80%, प्लस 14.4 की प्राइस पे। ये 14.4 कहां से आया? 10% डिस्काउंट माइनस करके। तो ये इसकी एवरेज निकालोगे, ये वेटेड एवरेज है। जब आपने प्रोबेबिलिटी को यूज किया था तब भी आपको नहीं पता, वेटेड एवरेज आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपने इस चैप्टर में तो बार बार इस्तेमाल होनी है वेटेड एवरेज। क्या तरीका होता है? फिगर इंटू वेट, वेट परसेंटेज में होता है, फिगर इंटू वेट प्लस फिगर इंटू वेट। जैसे फिगर इंटू प्रोबेबिलिटी होता था, क्या आएगा? 15.8 पर यूनिट की एवरेज सेल प्राइस आ जाएगी। अच्छा, कई लोग
बॉटल्स की मदद से करते हैं, जो 60,000 बॉटल्स दी हुई हैं उससे भी हो जाएगा। जिसने 80,000 बॉटल्स लेके किया, दोनों नहीं खिचड़ी पकानी, 60,000 बॉटल्स को बेस बना के भी कर सकते हो। वो कैसे? एवरेज करने के मैंने कहा कई तरीके हैं, लेकिन ये वाली नहीं होनी। ये हो सकता है कि अगर हम 60,000 बॉटल बेचेंगे, 60,000 बॉटल्स बेचेंगे तो इसमें से 12,000 बॉटल जो बिकेंगी वो 14.4 की प्राइस पे बिकेंगी, और जो बाकी 48,000 बॉटल्स बिकेंगी वो 16 की प्राइस पे बिकेंगी। तो इसका रेवेन्यू निकाल लो, इसका रेवेन्यू निकाल के टोटल रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय 60,000 बॉटल। सेम काम 80,000 बॉटल्स के जरिए भी कर सकते हो। एवरेज प्राइस यही निकलनी है, जो मर्जी तरीका लगा लो, मैथ है। अब ये मुझे जरा आसान लगता है, फिगर इनटू वेट। वो ऐसे भी कह सकता था 1/4 3/4, वो ऐसे भी कह सकता था 1/4 3/4, तो इसकी जगह मैं वो 1/4 3/4 जो भी होता, मुझे नहीं पता अब ये क्या है। मेरा ख्याल है ये है 1/5 और ये 4/5 के बराबर होता है। बेटा ये वेटेड एवरेज का सबसे आसान तरीका है, फिगर इनटू वेट। वेट या तो परसेंटेज में दिया होगा या वेट इस तरह रेशियो प्रोपोर्शन की शक्ल में होगा। मेरा रेशियो कहते हैं इसे, सॉरी प्रोपोर्शन नहीं, रेशियो। नहीं समझ आई? ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है। बोतलें अलग-अलग कर लो, उनकी प्राइस, टोटल रेवेन्यू ऑफ 60,000 बॉटल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ 16 लेके करूंगा तब भी सोल्यूशन गलत है। अगर मैं यहाँ 14.4 लेके करूंगा, मैं समझ रहा हूँ सारी बॉटल उस प्राइस पे बिकी हैं। सारी नहीं बिकी ना, कुछ बोतलें 16 की प्राइस पे बिक रही हैं, कुछ बोतलें किस प्राइस पे बिक रही हैं। तो अगर आपको उन सारी रकमों की नुमाइंदा फिगर चाहिए तो एवरेजिंग करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? एवरेजिंग करनी पड़ेगी। तो एवरेज क्या आती है? 15 पॉइंट, और इस पे कमीशन भी इस पे ही निकालना है। 15.68 का 8%। वही मसला पड़ गया, सेल प्राइस चेंज हो रही है तो कमीशन जी 1,20,000 42 जो भी आता है। नई बॉटल्स वगैरह खुद निकाल लेना। मसला सिर्फ यही था कि कमीशन ने चेंज होना है और ये प्राइस ने। प्राइस क्योंकि चेंज हो रही है तो उस वजह से मजबूरन कमीशन भी चेंज होगी। आगे जो बात और मैंने आपको बतानी है, अब जी दिखाएं जरा क्वेश्चंस। आ जाएं जनाब। अब जो बातें मैं बताने लगा हूं भाई खुले दिमाग से सुननी है, सोते हुए नहीं। इसको जरा, अच्छा जो बात अब मैं बताने लगा हूं, अभी तक आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन के स्टार्ट पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सीवीपी एनालिसिस पर यूनिट फिगर। जरा देखें क्वेश्चन के स्टार्ट पे, सीवीपी एनालिसिस बाय यूजिंग पर यूनिट फिगर्स। ये जहां क्वेश्चन शुरू हो रहे थे, क्वेश्चन जहां शुरू हो रहे थे, टॉपिक वही चल रहा है सीवीपी एनालिसिस। क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट फिगर्स लिखा हुआ है। यानी आप सेल प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स दिए हुए हैं। अब जो सवाल हम करेंगे ना, इनमें मसला होगा पर यूनिट पे डाटा नहीं आ सकता, क्योंकि उसने सारा डाटा रुपीस और टोटल में और परसेंटेजेस दी होंगी। आप खपते रहे कि सर आपने ही कहा था फिक्स कॉस्ट निकालनी है, इधर भी निकलेगी, लेकिन इन सवालों में सेल प्राइस पर यूनिट नहीं निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनमें नहीं कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये बात ज़हन में रखें। इन सवालों में सारा डाटा टोटलिटी में दिया हुआ है, टोटल फिगर्स दी हैं, बाकी सारी चेंजेस परसेंटेज में दी हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ भाई सेल रेवेन्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी बहुत सिंपल है, सेल प्राइस पर यूनिट और इनटू सेल यूनिट्स। उसने ना आपको प्राइस दी होगी ना यूनिट्स दिए होंगे, पिछले साल का रेवेन्यू दिया होगा। पिछले साल का क्या दिया होगा, और आपको अगले साल का अगर रेवेन्यू, अगर जरूरत है तो अगले साल का रेवेन्यू निकालना होगा। प्राइस नहीं निकाल सकते आप, ना यूनिट्स। आपने अगले साल का, इस सवाल में रिक्वायरमेंट भी आपने रुपीस में ही जवाब निकालने हैं। अगर वो आपसे कहे ब्रेक इवन निकालो तो ब्रेक इवन यूनिट्स में नहीं आ सकता, इसमें ब्रेक इवन भी रेवेन्यू निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रेवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी रेवेन्यू की बेस पे, क्योंकि सारा डाटा ही रुपीस में है। रुपीस परसेंटेजेस, रुपीस और
पिछले डाटे में पर यूनिट आ सकता था, तभी वो सवाल मैंने अलहदा कर दिए। ये वाले सवालों का ट्रिक अपना है, ट्रिक से खेलना है सवाल में, मैथ है ना मैथ, तो रुपीज और परसेंट। अब आपको अगर वो कह दे जी पिछले साल के मुकाबले में अगले साल की सेल निकालो, तो आप कहेंगे सर जी ये बताएं, ये तो नहीं पता लेकिन ये रकम पता है। अगर मैं आपको ये पिछले साल की 5 लाख रुपए दे दूं और मैं आपसे कहूं जी इसको चेंज करके अगले साल का रेवेन्यू बताओ, तो आप फौरन मुझसे पूछेंगे ये बताएं सर वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, प्राइस में कितनी चेंज है। इन्हीं दो फैक्टर से ये चेंज हो सकती है, तीसरा फैक्टर कोई नहीं है। हाँ, प्राइस की चेंज क्या हो सकती है, प्राइस को इंक्रीज किया जा सकता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, और प्राइस को डिक्रीज किया जा सकता है ड्यू टू डिस्काउंट, डिफ्लेशन ही, डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंटेड सेल प्राइस चार्ज करके। इससे प्राइस गिरेगी, इससे प्राइस बढ़ेगी। अब एक ही सवाल में ये दोनों हो तकरीबन नहीं होता। हो सकता है कि वो ये कहे जी पिछले साल के मुकाबले में हम प्राइस बढ़ाएंगे और हम सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ाएं जरूर लेकिन डिस्काउंट भी ऑफर कर दें कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, तो फिर वो मस्जिद दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। लेकिन पहला चेंज प्राइस का चेंज है, दूसरा चेंज किसका है, वॉल्यूम का। अगर मैं आपसे कहूं प्राइस आपकी 20% बढ़ रही है, वॉल्यूम आपका 5% गिर रहा है। प्राइस कितनी बढ़ रही है 20%, वॉल्यूम, तो कई पागल लोग इनको करते हैं नेट और इसका लेते हैं 15%। बेवकूफ लोग हैं, मैथ के साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, मैथ की आत्मा रुल रही है ये। तो ये किसी मैथ के टीचर को आप बताएंगे तो काम खराब है। एवरी चेंज विल बी अप्लाइड सेपरेटली। इस 20% की बेस कोई और है, इस 5% की बेस कोई और है, नो डाउट आप इस पे ही लगा रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग इसके अंदर जो रकमें छुपी हुई हैं ये उन रकमों पे 1 बाय 1 अप्लाई होगा। अब आप इसको अगले साल का रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, 5 लाख रुपए पे पहले प्राइस का चेंज लगाएंगे, फिर वॉल्यूम का चेंज 0.95, तो आपका अगले साल का रेवेन्यू निकल आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, प्राइस का चेंज और वॉल्यूम का चेंज। उसके बाद अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वो तो फिर मुझे एक एक बतानी पड़ेगी। मसलन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पिछले साल की दे दूं। हाँ भाई बताएं भाईजान, आप ही बता दें मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बेसिक के चैप्टर में पढ़ा था, याद हो, रेट पर यूनिट नहीं, थोड़ा और वो डिटेल वाला, पर केजी का रेट दिया हो फिर। हाँ बिल्कुल, मटेरियल का रेट या प्राइस जो रेट पर केजी दिया हो, ये पूरा है ना, पर केजी रुपीस में, मैं केजी एज्यूम कर रहा हूँ, इनटू मटेरियल की क्या करते होते हैं क्वांटिटी, तो चलो मैं केजी लिख देता हूँ, वैसे क्वांटिटी जर्नल लफ्ज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट आता है इनटू यूनिट्स। लेकिन सीवीपी में अजम्पशन है प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल यूनिट सेम है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे सेल यूनिट्स ही लिख रहा हूँ इस अजम्पशन की वजह से, अदरवाइज वैसे वहां आता टेक्निकली प्रोडक्शन यूनिट्स है, ठीक है। हाँ लेबर बताओ, हाँ वेज रेट पर आवर, लेबर का वेज रेट पर आवर, आगे लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन, या होता तो प्रोडक्शन है, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सीवीपी में, ये सीवीपी की अजम्पशन की वजह से लिख रहा हूँ, फॉर्मूला कोई नहीं चेंज हुआ, लिख मैं यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स ही रहा हूँ, लेकिन उसने कहना है सेल आपकी 5% गिर गई है, तो जब 5% सेल गिरी है तो यहाँ पे भी 5% गिरानी है, यहाँ पे भी गिरानी है। हर वेरिएबल कॉस्ट को वॉल्यूम की वजह से 5% गिराना है आपने, ये बात ज़हन में रखना। अच्छा जी, अब ये जो मटेरियल का रेट है, हर चीज का रेट अलग अलग आई क्या बताएगा, आपको पता नहीं जी, हर चीज का रेट चीज का अलग बताएगा परसेंटेज। वो कहेगा जी इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल की प्राइसेस 2% बढ़ेंगी, 2% बढ़ेंगी, तो ये इसका मतलब है मटेरियल की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ मटेरियल, वो बढ़ सकती है किस वजह से, या वो कह देगा कि नहीं जितनी दफा पिछली दफा की प्राइस थी उसके मुकाबले में सप्लायर ने बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट दे दिया और आपकी मटेरियल की प्राइस डिस्काउंट की वजह से कम हो जाएगी परचेज प्राइस,
तो फिर ये जो मटेरियल का रेट है ये कम हो सकता है ड्यू टू डिस्काउंट। स्टोरी फिट करनी है, उसने ना ये रकम दी होगी, ना ये दी होगी, ना ये दी होगी, ये जवाब होगा आपके पास। अब आपने इसको अगर चेंज करना है तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट की वजह से कम कर सकते हैं। इधर आ जाए जी, इसमें क्या स्टोरी फिट की होगी? वो कहता है हम मशीन चेंज करेंगे, मशीन चेंज होने की वजह से, अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन है तो आपका वेस्टेज रेट चेंज हो जाएगा। लाजमी एक वो बात जो अभी आप कल करके आए सवाल में, क्या चीज दी होगी? चेंज ऑफ मटेरियल वेस्टेज। अच्छा, कम भी करवा सकता है, ज्यादा भी करा सकता है, उसकी मर्जी है एग्जामिनर की, जो मर्जी कराए। लेकिन इस सवाल में जो आपको पुराना, इसके अंदर केजी छुपे पड़े हैं होंगे, वो इनपुट होंगे पुराने रेट से, इसके अंदर छुपे हुए हैं, वो ये देगा नहीं रकम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसकी चेंजेस नीचे इंग्लिश में लिखी होंगी। वो कहेगा कि मटेरियल की वेस्टेज पिछली दफा से 10% से बढ़ के 15% हो जाएगी। अब आप केजी ढूंढते फिरेंगे, नहीं मिलने, आपने इसी रकम को चेंज करना है। तमाम चेंजेस 1 बाय 1 इस पे लगानी है। लेकिन मैं बता रहा हूं मैक्सिमम चेंजेस आ क्या सकती हैं, या इन्फ्लेशन आएगा या डिस्काउंट। इधर क्या आएगा? वेस्टेज रेट चेंज करवाएगा। या ऐसा भी कई दफा होता है, वो कहता है जी आपने अपने प्रोडक्ट का साइज ही छोटा कर दिया, साइज के छोटा करने की वजह से आपकी मटेरियल की कंजम्पशन, जो प्रोडक्ट वेस्टेज कोई नहीं थी, जो प्रोडक्ट पहले 2 kg से बनती थी अब वो 1.5 kg से बनना शुरू हो जाएगी। या वो परसेंटेज में कहेगा इतने % मटेरियल की कंजम्पशन कम होगी। जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का साइज पहले से थोड़ा स्लिम हुआ है, इसी तरह मोटाई भी और उसकी विड्थ भी, साइज छोटा करते हैं प्रोडक्ट का तो मटेरियल कम इस्तेमाल होगा। तो मटेरियल कम कंज्यूम हो सकता है ड्यू टू चेंज ऑफ द साइज, प्रोडक्ट साइज, चेंज ऑफ प्रोडक्ट साइज, उससे मटेरियल कम इस्तेमाल हो सकता है। या वो कह सकता है मटेरियल इतनी अच्छी क्वालिटी का ला रहे हैं, सप्लायर चेंज किया है, सप्लायर के चेंज करने की वजह से मटेरियल इतनी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है कि आपका ये जो वेस्टेज रेट है ये पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है। या आपने कोई नई मशीन ले ली है, कुछ भी ऐसी स्टोरी फिट करेगा जिससे वेस्टेज रेट या बढ़ा देगा या क्या कर देगा, कम कर देगा। उसके बाद ये वाला चेंज तो मैं पहले बता चुका हूं, वहां पे वो यूनिट्स का खुद बताएगा, ये आपको इंग्लिश में ये सारे चेंज बताएगा। अगर ये 4 चेंजेस दिए हुए हैं, 4 चेंजेस क्या हैं? पहला वो कहे जी इन्फ्लेशन भी है और डिस्काउंट भी है, दोनों, तो दोनों लगाने हैं 1 बाय 1 लेकिन लगाने हैं। फिर वो कह दे कंजम्पशन वेस्टेज भी चेंज हो रही है, वॉल्यूम का चेंज भी बता दे। तो ये सारे चेंजेस आपने इस रकम पे लगाने हैं। वो कैसे लगाएंगे? पुराना मटेरियल कॉस्ट, अगर वो कह दे जी पुराना मटेरियल कॉस्ट, लास्ट ईयर का मटेरियल कॉस्ट 2% डिस्काउंट देना है तो 0.98 डिस्काउंट, इन्फ्लेशन भी है 4%, ऐसी स्टोरी है 1.04। वेस्टेज चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है? पहले 10% होती थी, अब 5% आ जाएगी। तो 10% होती थी तो इसका मतलब है 0.90 डिवाइडेड बाय नई 0.95 के हिसाब से, वो सारा शॉर्टकट लगा के। फिर उसके बाद वॉल्यूम कितना कम हो रहा है? 5%। ये लो जी, ये सारी चेंजेस आपको इस तरह लिखनी पड़ेगी और लोग घूम जाते हैं ये क्या चीजें हैं, ये परसेंटेजेस क्या हैं। एक्चुअली क्योंकि रकमों का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ तो आपने इस रकम को पकड़ के डिस्काउंट की चेंज, इन्फ्लेशन की चेंज, वेस्टेज रेट की चेंज, और ये वॉल्यूम 5% कम हुआ है प्रोडक्ट का, वॉल्यूम कम हुआ है, ये वेस्टेज का इफेक्ट लिया मैंने, ये मैंने किस चीज का लिया? इन्फ्लेशन का। और ये एक ही सवाल में, एक ही पॉइंट में मल्टीपल चेंजेस आ सकती हैं। तो लेबर में बताएं जी, लेबर का कोई बताए, लेबर में ये इसको छोड़ दें, इन दोनों फैक्टर्स में क्या चेंज आ सकती है? गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट बढ़ा दे, वेजेस रेट कम नहीं होती, नॉर्मली वेजेस रेट बढ़ेगा और किससे बढ़ेगा? इन्फ्लेशन से। या तो गवर्नमेंट बढ़ा रही होगी या हमारी कंपनी खुद पॉलिसी रिवाइज कर दे तो ये बढ़ सकता है, कम नहीं होता नॉर्मली। अच्छा, लेबर आवर्स में फटा है जी, लेबर आवर्स पर यूनिट बढ़ भी सकते हैं और लेबर आवर पर यूनिट, हाँ जी बताओ बखातून, लेबर आवर पर यूनिट बढ़ना अच्छा है
या कम होना अच्छा है? बाकियों ने नहीं बोलना। लेबर आवर पर यूनिट बढ़ना अच्छा है कि कम होना? सोच समझ के जवाब देना। लेबर आवर पर यूनिट बढ़ना अच्छा है कि कम होना? वजह, कम होना क्यों अच्छा है? पर यूनिट की बात कर रहा हूं। लेबर आवर पर यूनिट कम होना क्यों अच्छा? इदारे के लिए बात कर रहा हूं, इदारे के लिए। सोच के जवाब देना है। लेबर आवर पर यूनिट होना इदारे के लिए अच्छा है या इदारे के लिए लेबर आवर पर यूनिट ज्यादा होना अच्छा है? क्यों कम अच्छा है? क्यों का भी जवाब दो। ये तो तुक्के से भी कह सकते हैं। लेबर आवर पर यूनिट होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? देखो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, इसमें बेचारी कॉस्ट कहाँ आ गई? कॉमन सेंस एक ये बेटी, अल्लाह अकबर। कॉस्ट कम हो जाएगी, और चलो कॉस्ट कम होगी क्योंकि लेबर आवर्स इनटू रेट होता है, कॉस्ट कम होगी। और क्या फायदा है? बोला नहीं, इन्हें बताने दो। कम क्यों अच्छा है? और वजह? जी, और कोई वजह? कोई जेन में नहीं आ रही? लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक नहीं पढ़ के आई? आप कॉस्ट के मुताबिक बता दी, कई दफा लेबर आवर लिमिटेड होते हैं, तो सर जी अगर एक यूनिट बनाने में कम टाइम लग रहा है तो लिमिटिंग फैक्टर के अंदर हम ज्यादा यूनिट बना पाएंगे, हम ज्यादा यूनिट बना पाएंगे। तो बेटा लेबर आवर का गिरना मतलब वर्कर इज गोइंग टू बी एफिशिएंट, एफिशिएंट वर्कर हैं। लेबर आवर का बढ़ने का मतलब है वर्कर सुस्ती से काम कर रहे हैं। अगर वो कह देना एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड बाय 5%, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब लेबर आवर बढ़ना नहीं है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब होता है लेबर आवर 5%, 10% जितना कह रहा है वो कम है। कम होने का मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होना है। लेबर आवर बढ़ने का मतलब है एफिशिएंसी का डिक्रीज होना। वो इंग्लिश क्या लिखता है आई कैप? ड्यू टू न्यू प्लांट वर्कर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 5%। अब बच्चे समझते हैं इंक्रीज लिखा हुआ है, वो क्या करते हैं, ये लेबर कॉस्ट को पकड़ के इंटू 1.05 करते हैं। गलत है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब है अगर पहले 10 घंटे में यूनिट बन रहा था, अब 5% कम टाइम लेके बनेगा, तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब है योर टाइम पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड। जितने परसेंट भी कहा है उसने, ये इंग्लिश की दो नंबरियां आई कैप लगाता है। सीधा सीधा कह दे लेबर आवर्स विल इंक्रीज, लेबर आवर्स विल डिक्रीज, वहां नहीं उल्टा करना। जहां कह दे एफिशिएंसी विल इंप्रूव्ड, एफिशिएंसी विल इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी विल इनहांस्ड, वहां पे उसका मतलब होता है कि भाई जो पहले टाइम ले रहा था ना वर्कर, उससे कम टाइम लेगा। तो लेबर आवर क्यों चेंज होते हैं? लेबर आवर क्यों चेंज होते हैं? जब वर्कर एफिशिएंट होगा तो ये कम होंगे, इनएफिशिएंट होगा तो। एफिशिएंट कब होता है? अभी तनख्वाह बढ़ाई है, खुशी में है, मोटिवेटेड है, एफिशिएंट होगा। नया प्लांट ले आए हो, एफिशिएंट होगा। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेकर आए हो तो वर्कर का टाइम जाया नहीं हो रहा, उसको सही एहतियात से इस्तेमाल। कई वजूहात हो सकती हैं, बंदा तजुर्बाकार हो सकता है जिस वजह से एफिशिएंट है, और बहुत सी बातें हैं। बस कहानी तो कोई भी फिट हो सकती है। कहानी में वो कहेगा कि लेबर एफिशिएंट हो रही, तो लेबर एफिशिएंट, एफिशिएंसी इंक्रीज होना या डिटीरियोरेट होना। अब आपको यहाँ पे मसाइल क्या आएंगे, ये सबको मैंने बता दिया। ये लिखने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं। जो ये लिख रहा है वो बेवकूफ है। वजह, ये सारा सवाल में दिया होगा, ये सब सवाल में दिया होगा, सेंस नहीं है, लिखी जा रहे हैं, सवाल आएगा फिर घूम जाएंगे। बेटा आपको ये मटेरियल की टोटल कॉस्ट दी होगी और मटेरियल से रिलेटेड सारी चेंजेस उस पर लगानी है 1 by 1। और एक चेंज ऐसी है जो वो नहीं बताएगा, वो ये है कि वॉल्यूम 30% बढ़ रहा है। बच्चे सेल पे तो लगा देते हैं वो वॉल्यूम का चेंज, बाकी चीजों पे भूल जाते हैं। ये वॉल्यूम के चेंज सब पे लगने हैं। अगर वॉल्यूम इधर 30% बढ़ रहा है, वॉल्यूम का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे हो, तो प्रोडक्शन मटेरियल भी वॉल्यूम की वजह से 30% ज्यादा लगेगा, लेबर भी घंटे 30% ज्यादा लगेंगे, ओवरहेड्स भी आपके 30%, हर वेरिएबल कॉस्ट 30% ज्यादा होगी ड्यू टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और इन्फ्लेशन ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो बार बार आएंगे।
बाकी जो सवाल में होगा उसके मुताबिक। अब एक बात जो बताने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये लिखें, ये लिखनी है आपने, ये लिखने वाली नहीं थी, ये समझने वाली थी। क्या कहते हैं जी, अब जो बात मैं बताने लगा हूं ये बात आपकी पूरी कॉस्ट में अप्लाई होगी, खाली इस चैप्टर में नहीं, खाली इस चैप्टर में नहीं। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मैं एक साइड बता रहा हूं, दूसरी आपने खुद याद रखनी है। अगर सेल वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम हमारे सीवीपी में कॉमन है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है अगर, तो याद रखें पर यूनिट डाटा जो है और टोटल डाटा जो है, हाँ जी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 15%, तो सेल प्राइस पर यूनिट पे कुछ नहीं कह रहा, तो इसको 15% कम करेंगे, क्या करेंगे, ये सवाल है। वॉल्यूम के इंक्रीज होने से सेल प्राइस पर यूनिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? इफ एग्जामिनर इज साइलेंट, साइलेंट, क्लियरली साइलेंट, बस उसने ये तो कह दिया है वॉल्यूम 30% बढ़ेगा। अब इसका इंपैक्ट इन चीजों पे मैंने आपको बताने क्या होगा, तो बेटा आपने खुद से प्राइस को इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि मैंने सीवीपी के अजम्पशन में भी बताया था वॉल्यूम के बढ़ने से सेल प्राइस पर यूनिट विल नेवर इंक्रीज। हाँ, खुद कह दे कि वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस 5% कम होगी, फिर वो खुद जो कह दे। हमें अपनी नॉलेज को जो रखना है वो ये है कि वॉल्यूम के बढ़ने से सेल प्राइस नहीं कम बढ़ती, ज्यादा होती, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इसी तरह वॉल्यूम के इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे नो चेंज, आपने नहीं लगाना, एग्जामिनर लगवाई जाए। वो कह देगा वॉल्यूम बढ़ा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट 2% गिरेगी। अब आपकी अजम्पशन को हटा के उसने खुद बताया है, खुद ना बताए। इफ एग्जामिनर इज साइलेंट, एग्जामिनर इज साइलेंट, तो फिर आपने वॉल्यूम के बढ़ाने से सेल प्राइस पर यूनिट को नहीं बढ़ाना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नहीं बढ़ाना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बताओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये होता है सेल प्राइस, जब ऊपर वाली दोनों रकमें चेंज नहीं हो रही। सीएम रेशो, सीएम रेशो, वॉल्यूम 30% बढ़ जाए पिछले साल से अगले साल में, वॉल्यूम चेंज हुआ है, प्राइसेस नहीं वॉल्यूम। वॉल्यूम के चेंज होने से क्या होगा? सीएम रेशियो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, सीएम रेशियो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ जाए, सीएम रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। मिसाल ले लेते हैं, 15 रुपए सेल प्राइस है, 1000 यूनिट्स हैं, 15,000 रुपए टोटल सेल, वेरिएबल कॉस्ट है टोटल 10 रुपए, 1000 यूनिट्स पे 10,000, तो सीएम रेशियो अगर मैं टोटल डाटा लेके निकालूं पर यूनिट डाटे से तो आएगी 15 माइनस 10 तकसीम 15। बताना ज़रा कितनी आती है? 15 तकसीम 10 मेरा ख्याल है 3333%। अगर मैं टोटल डाटा लेके निकालूं 15,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, वही आएगा। अगर मैं 2000 यूनिट्स कर दूं इसकी जगह, तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। दोबारा निकालोगे वही रेशियो निकलेगी, हालांकि मैंने तो यूनिट डबल की हैं। सीएम रेशियो तब चेंज होती है जब प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में से कोई एक फैक्टर या दोनों चेंज हो। वॉल्यूम के चेंज होने से वो चेंज मैंने अभी प्रूव कर लिया। अब ये प्रूव कहां करेंगे? वो प्रूफ से बचने के लिए हमें ये रिलेशन याद रखने हैं। ये सारे प्रूव किए हुए दुनिया ने, हम कौन सी नई चीजें याद कर रहे हैं? बनी हुई चीजें पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, तो ठीक है, याद कर लो इसको, लेकिन वो आप कोई भी एग्जाम्पल बना के, लेकिन सब कुछ नहीं चेंज कर देना। जब आप एक फैक्टर चेंज करते हैं तो इकोनॉमिक्स भी यही कहती है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ये असूल हमारे इसमें प्रूव करना और रिलेशन तो ये चलता है। अच्छा जी, आगे चलें, इधर आ जाओ। टोटल सेल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? गलती दस्या हाँ गोंगलू बच्ची, टोटल सेल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाँ जी, वे क्या ना रौला पांदी है बहुत ज्यादा, आयशा ही है, नाम तुम्हारा इतना माशाल्लाह जबरदस्त है,
तो शरारता तो करनी कुड़िए। अच्छा, सेल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वजह ये होता है सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स। जी ठीक है, वजह इसमें होता है ना सेल प्राइस इनटू सेल, प्राइस की वजह से नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम, सेल प्राइस इनटू सेल वॉल्यूम, इसका मतलब है रेवेन्यू विल इंक्रीज। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल इंक्रीज, टोटल फिक्स कॉस्ट नो चेंज, टोटल फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज, क्योंकि वॉल्यूम से चेंज नहीं होनी। ये बातें आपको रिलेशन याद होने चाहिए। ये ऐसी ऐसी बोंगियां वहां पे लगा कर आएंगे सवाल करते हुए लापरवाही की, हालांकि ये पता होंगी अब आपको। अब मैं कम होगा तब ये उल्ट कर दो, बस वॉल्यूम कम होगा तो ठीक है। दूसरा रिलेशन अब आपने खुद लिखना है, अगर सेल प्राइस पर यूनिट इंक्रीज करो, ऊपर रखो जी, अब ऊपर ऐसे ही, ये वॉल्यूम का चेंज बताया ना। अगर मैं आपसे कहूं इदारे की सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ रही है, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, इंक्रीज डिक्रीज, ये एरो शेरो खुद लगाने हैं आपने ब्रैकेट में। तो मैं आपको सिर्फ ये डायरेक्शन दे रहा हूं कि इदारे की सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ रही है, ये मैंने बढ़ाया, इसको इंडिपेंडेंट रखा है। बाकियों चीजों को मैं जो डिपेंडेंट वाली है वो बताना चाह रहा हूं। तो पर यूनिट डेटा, अब आप प्राइस की सिर्फ इंक्रीज सोचेंगे, सेल प्राइस बढ़ रही है, बाकी चीजें नहीं। और टोटल डेटा, टोटल अमाउंट्स, टोटल फिगर्स जो हैं, हाँ जी, तो सेल प्राइस पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे क्या इफेक्ट है, और बस ये बताना है, और सीएम रेशियो पे क्या इफेक्ट है। बोलना नहीं, खुद सोचें और लिखें। सेल प्राइस बढ़ रही है सिर्फ, बाकी इसके आगे अब आपने खुद बताना है, इंक्रीज डिक्रीज या क्रॉस लगा देंगे तो नो चेंज। इधर आते हैं टोटल फिगर्स में, टोटल सेल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेल वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम। लें जी, ये अब आपने खुद सोचना है अपनी अकल से, और मुझे बताना है कि अगर इदारा अपनी सिर्फ प्रोडक्ट की सेल प्राइस पर यूनिट बढ़ा ले और क्वेश्चन में कोई और चेंज एग्जामिनर ने नहीं बताई, आप किस किस चीज को बढ़ाएंगे। अगर मैं कह दूं सेल प्राइस 25% बढ़ेगी, तो आप किस रकम को 25% बढ़ाओगे जी। सेल प्राइस अगर 25% बढ़ रही है, हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे नो चेंज, गुड। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये इंक्रीज हो जाएगा, सीएम रेशियो भी मेरा ख्याल है इंक्रीज होगी, वेरीफाई कर ले, मुझे अभी ज़हन में नहीं है, इंक्रीज होगी, वेरीफाई कर ले फॉर्मूले में कोई भी रकम एज्यूम करके। अच्छा, टोटल सेल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नो चेंज, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है जी। ये क्यों इंक्रीज हुआ है, ये सेल की वजह से इंक्रीज हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं सेल प्राइस होती नहीं, इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स, और यूनिट्स भी चेंज नहीं होंगे। इसका फॉर्मूला, ये तो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करती किसी भी, ये तो खुद है पूरे बिजनेस की इंडिपेंडेंट, फिक्स कॉस्ट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। अब इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दूं, अगर मैं आपसे कहूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है, इसका सवाल पे इंपैक्ट लाओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा दूं तो इसका इंपैक्ट कहां कहां, पर यूनिट फिगर्स पे और टोटल फिगर्स पे। पर यूनिट फिगर्स पे और टोटल फिगर्स पे। जब भी परसेंटेजेस होती हैं तब ये मसला बनता है, तो आपको ये अलर्ट होना है, ये रट्टा नहीं लगाना है, इसको भी समझना है मेन बाकी, लेकिन ये लिखना जरूरी है, क्योंकि ये हर बच्चे की कैपेसिटी नहीं होती कि इतनी सोच सके। लेकिन कुछ बच्चे फिर सोचते हैं, कुछ रट्टा लगा लेते हैं, अभी भी कुछ रट्टा लगा ही रहे होंगे,
उनको जिस चीज की भी देखना होता है उसको देखते हैं निकलता कैसे है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर होता है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा इधर आ जाओ जरा, अगर तो सेल प्राइस पर यूनिट नो चेंज, वेरिएबल छोड़ दो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। जी सिर्फ इसी को चेंज करना है, सेल प्राइस चेंज नहीं करनी। और हम ये नहीं कह रहे कि सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, कहाँ लिखा है, कुछ भी नहीं। तो सर कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हो ही जाए, हाँ कंट्रीब्यूशन श्रिंक होगा, ये देखो कर रहे हैं। हमारी सीएम रेशियो गिर जाएगी, जैसे कल गिराई थी एक सवाल में, वो 40% सीएम थी पिछले साल की, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से वो 26-20% पे आ गई थी। वो कल वाले सवाल में ये प्रूव हो गया था कि जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल प्राइस अगर चेंज ना हो तो सीएम रेशियो गिरेगी और सीएम भी गिरेगी। अच्छा जी इधर आ जाओ, टोटल सेल रेवेन्यू नो चेंज, काम किमें हो जाएगा कुकड़, नो चेंज। टोटल सेल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिक्रीज, टोटल वॉल्यूम नो चेंज, टोटल फिक्स कॉस्ट नो चेंज। क्या कहते हैं, समझ आ गई है जी? बस अब खत्म, आज खत्म काम।